खड़ा होके बताया, ऐसे नहीं सबको, मुझे तो आता है, इनको बताना है, सबको बता, मुझे तो आता है, इनको बताना तुमने चल मुझे बता क्या है। हाँ, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पूछ रहा हूँ, सेल क्या होता है? डिवाइस था कुछ, डिवाइस यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट, कुछ मैंने पढ़ाया ऐसा? डिवाइस यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट तो मैंने पढ़ाया ही नहीं है, वो तो फिजिक्स में आता है मेजर इलेक्ट्रिक करंट तो। हाँ, अब बोल सही से, कन्वर्ट, चल कोई बात नहीं, तू बता बेटा। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंटू केमिकल एनर्जी, अ डिवाइस दैट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंटू केमिकल एनर्जी, ठीक है। आप बताओगे बेटा, एनोड डिफाइन करो, क्या होता है एनोड अगर बताना हो? जिसपे ऑक्सीडेशन होती है, ये जरूरी है, ये पॉजिटिव से अटैच करते हैं वो नहीं लिखना आपने, क्योंकि हम एक और सेल पढ़ेंगे बेटा इलेक्ट्रोकेमिकल, तो इस पे चार्ज जो है उल्टे हो जाते हैं, इसमें चार्ज पॉजिटिव होता है, उसमें क्या होता है नेगेटिव। तो आपको मेन ये बताना है, जिसपे ऑक्सीडेशन होती है वो एनोड, जिसपे रिडक्शन होती है वो कैथोड, ऐसे बताना है, ठीक है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? दैट डिकम्पोज इनटू आयन, दो तरह, ईदर ऑन पासिंग इलेक्ट्रिसिटी और ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट। थर्ड, शुगर, यूरिया, NaCl, तीनों में से कौन कौन से इलेक्ट्रोलाइट हैं? ओनली NaCl, शुगर नहीं होता, यूरिया नहीं होता, NaCl होता है, ठीक हो गया बेटा इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रोलाइटिक से नेक्स्ट आप बता दो, अगर मोल्टन NaCl की इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हैं, एनोड पे क्या जाता है, कैथोड पे क्या जाता है? आयंस उल्टे हैं, एनोड पे NaCl, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव बन गया, उनमें से बताओ, आपको ऐसे बताना है कि सर एनोड पे सोडियम पॉजिटिव जाते हैं या क्लोराइड नेगेटिव जाते हैं। हाँ, क्लोराइड नेगेटिव एनोड पे, सोडियम पॉजिटिव कैथोड, क्योंकि एनाइन जाते हैं एनोड पे, केटाइन जाते हैं कैथोड। अगर मोल्टन है फिर तो सोडियम और क्लोरीन एक ही है, कैथोड पे बन गया केटाइन, सोडियम बन गया, एनोड पे क्लोराइड से क्या बना, क्लोरीन बन गया, है ना, क्लियर है। मोल्टन AgBr, क्या क्या बनेगा कैथोड पे और एनोड पे? AgBr, कैथोड पे Ag पॉजिटिव, Br नेगेटिव, इनसे बनता क्या है फिर Ag पॉजिटिव से Ag, Br नेगेटिव से Br2, ठीक हो गया ये भी, ठीक है। अब आते हैं एक्वस में, एक्वस में कैथोड पे एक तो H पॉजिटिव होता है, एक कोई और केटाइन होता है, आप बताओ सोहम, हाइड्रोजन कब कब बनता है कैथोड पे? एल्कली मेटल, यस, अल्केलाइन, 13 ग्रुप, तीन जगह बनता है, अल्कली, अल्केलाइन एंड 13, ठीक है। एनोड पे बताओ ऑक्सीजन कब कब बनती है OH से? तीन जगह बनती है, क्लोराइड, सल्फेट एंड नाइट्रेट, क्लोराइड, सल्फेट एंड नाइट्रेट, ठीक है। मंथन, कॉपर सल्फेट एक्वस है, कॉपर सल्फेट एक्वस है, कैथोड पे कौन कौन से दो केटाइन जाएंगे कैथोड पे? Cu2 पॉजिटिव एंड H पॉजिटिव, दो जाएंगे, Cu2 पॉजिटिव एंड H पॉजिटिव, बनेगा कौन सा बेटा, कॉपर या हाइड्रोजन? नेक्स्ट, अभी उसने बता ही दिया था, कॉपर बनेगा या हाइड्रोजन, तुम बताओ, तुम्हारी बारी आ गई। हाँ, कॉपर बनेगा, कॉपर बनेगा, H रिमेन इन सोल्यूशन, कॉपर बनेगा। नेक्स्ट, एनोड पे गए सल्फेट एंड OH, ऑक्सीजन बनेगी या नहीं, बता, ऑक्सीजन बने, ठीक है, कर लोगे बेटा ये?
NaCl एक्वस, NaCl एक्वस कैथोड पे कौन कौन से केटाइन गे? नेक्स्ट Na एंड H। कपिश, Na और H में से क्या बनेगा, सोडियम या हाइड्रोजन? हाइड्रोजन। नेक्स्ट सक्षम, एनोड पे गया क्लोराइड एंड OH, क्या बना? OH ऑक्सीजन बनी या क्लोरीन? क्लोरीन हो जाएगा बेटा। तो NaCl में हाइड्रोजन बनता है कैथोड पे, क्लोरीन बनता है एनोड पे। सिल्वर नाइट्रेट कैथोड पे कौन कौन से आयन जाते हैं बेटा? सिल्वर नाइट्रेट एक्वस, Ag पॉजिटिव एंड H पॉजिटिव, वेरी गुड, Ag पॉजिटिव एंड H पॉजिटिव। कुछ अगर सिल्वर बनता है या हाइड्रोजन बनता है? सिल्वर बनता है ना, सिल्वर बनता है। नेक्स्ट नेक्स्ट बेंच, एनोड पे दो आयन जाते हैं, नाइट्रेट एंड OH। तुम्हें बताना है कि ऑक्सीजन बनती है या नाइट्रेट बनता है? ऑक्सीजन बनती है, नाइट्रेट नहीं बनता। ठीक है, तो ये टॉपिक क्लियर हो गया। नेक्स्ट एक और बता देते, पोटाशियम सल्फेट कैथोड पे कौन कौन से केटाइन जाते हैं? K पॉजिटिव एंड H पॉजिटिव। प्रणव क्या बनेगा फिर, K या हाइड्रोजन? K बनेगा पक्का, सोच के बता। फर्स्ट ग्रुप है K, तो फर्स्ट ग्रुप में K बन, फर्स्ट ग्रुप में आता ना K, तो फिर हाइड्रोजन नहीं बननी चाहिए बेटा, है ना, हाइड्रोजन बनेगी। फर्स्ट ग्रुप में आ गया ना, सल्फेट और OH में से ऑक्सीजन बनेगी। ठीक है, गुनूर आप बताओ, ये इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग का सेटअप कैसे किया जाता है? इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, इम्प्योर कहाँ लेते हैं, प्योर कहाँ लेते हैं? इम्प्योर एनोड पे, प्योर कैथोड पे, और बीच में सोल्यूशन उसी मेटल का, है ना। इम्प्योर से मेटल निकल के कहाँ डिपॉजिट होता जाएगा? प्योर पे। क्लियर है? इसे हम कहते हैं रिएक्टिव इलेक्ट्रोड, यूजिंग रिएक्टिव इलेक्ट्रोड। नेक्स्ट, आयरन के ऊपर सिल्वर चढ़ाना है मुझे, इलेक्ट्रोप्लेटिंग करवानी है, कोई मुझे सेटअप बना के दो, कैसे कैसे करूं? जसवीत, आयरन को कैथोड बनाएगा या एनोड? कैथोड आयरन को बनाएंगे बेटा, एनोड बनाएंगे सिल्वर को, सिल्वर एनोड से निकल के आयरन रिंग पे चढ़ जाएगा। ठीक है, सोल्यूशन लेते हैं सिल्वर का कोई आयन, ज्यादा बेटर क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स, अगर कॉम्प्लेक्स ले ज्यादा बेटर। क्लियर है? लास्ट एक जीरो लॉ बता दे, क्या पढ़ा हमने? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ फेराड, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेराड्स। ठीक है, अगर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट के आगे मोल बनाने हो तो कोई एन फैक्टर से डिवाइड करते हैं, है ना। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट को एन फैक्टर से डिवाइड करके मोल बन जाएंगे, मोल को एन फैक्टर से मल्टीप्लाई करके इक्विवेलेंट बन जाएंगे। लास्ट बेंच स्टार्ट करो, एन फैक्टर बताओ किसी एटम के लिए क्या होता है? सनमील सिंह, वैलेंसी, किसी एटम के लिए क्या होता है? वैलेंसी। नेक्स्ट, एल्यूमिनियम का कितना होगा फिर एन फैक्टर? 3। नेक्स्ट, कैल्शियम का कितना होगा एन फैक्टर? 2। लास्ट वन, एन फैक्टर बेटा एसिड के लिए क्या होता है? नंबर ऑफ, एसिड के लिए होते हैं H, बेस के लिए OH। नेक्स्ट, H2SO4, ठीक वाला है, हाँ जी ठीक है। H2SO4 में एन फैक्टर बताना था 2, H3PO4 में जैसन 3, एसिटिक एसिड में एसिड एसिड में 1, ऑर्गेनिक वालों में COOH देखने होते हैं। ठीक है, कितने COH है? 1। फिर में ये देख, चल तो बेस में बता दे सागर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में बता दे बेटा OH कितने हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड 2, तो इसका एन फैक्टर कितना होगा? 2। क्लियर है बेटा? यहाँ तक हो गया था? कोई पूछना है यहाँ तक? आगे पढ़ रहे हैं फिर। एक नंबर ऑफ फराडे बनाते कैसे हैं ये लिख लो, जीरोथ लॉ, जीरोथ लॉ है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स
इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेराडेज। अगर नंबर ऑफ मोल्स बनाने हैं, डिवाइड एन फैक्टर, और एक लिख लो अगर फेराडेज बनाने हैं, नंबर ऑफ फेराडे, तो हो सकता है कई बार ऐसे दिया जाए भी इतना करंट इतने टाइम के लिए पास कर रहे हैं, इतना करंट इतने टाइम के लिए पास कर रहे हैं। तो कल मैंने आपको बताया था कि 1 फैराडे की कोई वैल्यू है कूलम्स में 96500, तो उससे डिवाइड करके क्या बन जाएंगे फेराडे। अगर तो सीधा बताता भी 10 फैराडे से कितने बने 10 इक्विवेलेंट्स, लेकिन अगर 10 फैराडे नहीं बताता, ऐसे कहता है भी 965 एम्पियर, सुनो 965 एम्पियर 1000 सेकंड के लिए पास हो गया, 965,000 सेकंड के लिए, तो आप पहले फैराडे बना लोगे 965,000 डिवाइड दिस 10 फैराडे, 10 फैराडे से 10 इक्विवेलेंट। ठीक है, तो ये फैराडे बनाने का फॉर्मूला कर लोगे बेटा। इसी में मैंने सीधा एक नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला भी लिखवा दिया था शायद, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट की जगह सीधा ले लिया था नंबर ऑफ फेराडेज डिवाइड वॉल्यूम इन ml इनटू 1000। चेक करो, इतना हमने पढ़ लिया था। आगे स्टार्ट कर ले, पहले हम लॉज थ्योरी कंप्लीट कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन कर लेते हैं इसके, है ना। नेक्स्ट पढ़ रहे हैं फर्स्ट लॉ ऑफ फेराडे। फर्स्ट लॉ सीधा तब लगता है अगर हमें वो मास कहता है भी कितने ग्राम बना, इक्विवेलेंट कितने बने वो तो आएगी आपको, ग्राम कितने बने 10 ग्राम बने 20 ग्राम बने, अगर ये पता करना हो तो फर्स्ट लॉ लगता है। फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंगली एक फॉर्मूला है, सीधा बता दूं फॉर्मूला, मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू है, जिसकी वजह से एक फॉर्मूला रहता है मास इज इक्वल टू जेड क्यू। कहते हैं जितना चार्ज ज्यादा पास होगा उतना ही मास क्या बनेगा ज्यादा। ये सेल है मान लो, इसमें कोई गैस ऑक्सीजन बने जा रही है, तो ऑब्वियसली जितना मैं ज्यादा टाइम के लिए स्विच ऑन रखूंगा उतनी ही ऑक्सीजन क्या बनेगी ज्यादा। अगर मैंने ऑन करके जल्दी से बंद कर दिया तो ऑक्सीजन बनेगी नहीं बनेगी, बहुत थोड़ी बनेगी। अगर आधा घंटा चलाया सर ज्यादा बनेगी, 2 घंटे चलाया और ज्यादा बनेगी। इट मीन चार्ज क्या होता जा रहा है ज्यादा, तो जितना चार्ज ज्यादा पास होगा उतना ही मास क्या होगा ज्यादा, क्योंकि इक्विवेलेंट ज्यादा होंगे, सीधी सी बात है। 10 फैराडे से 10 इक्विवेलेंट, 20 फैराडे से 20 इक्विवेलेंट, फैराडे क्या है चार्ज ही तो है। अगर इक्विवेलेंट ज्यादा है तो मास भी क्या होगा ज्यादा ही होगा, तो मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू होता है। इक्विवेलेंट कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी लगाया z, और z की वैल्यू वो कहता है, z की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, z होता है E बाय 96500, और इसे एक नाम दे दिया गया, इसे कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। क्या है z? z is defined as mass liberated by passing 1 coulomb charge, by passing 1 coulomb charge, 1 कूलम चार्ज। कैसे आ गया वो, जैसे हमने सीधा ही किया था भी, डेल्टा टीवी में के भी यही लिया था, क्योंकि ये वाली वैल्यू 1 ले लेते थे, है ना, सभी में कांस्टेंट ऐसे ही निकाल लेना। तो अगर क्यू 1 कर देंगे ये वाला, अगर क्यू 1 करके हम मास निकाल लें, अगर क्यू 1 कर दें, चार्ज 1 कर दें, मास निकालें, तो मास कितना आ जाएगा, इज इक्वल टू जेड आ जाएगा, है ना। तो 1 कूलम के लिए जितना भी मास पैदा होता है बनता है उसे नोट कर लिया जाता है, उसे क्या कहते हैं उसका z। और वो हम जीरो लॉ से निकाल सकते हैं 1 कूलम के लिए। कैसे, यहाँ पे क्या लिखा है हमने, 1 फैराडे से 1 इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट को मैंने E ले लिया बेटा, एक इक्विवेलेंट का वेट कितना ले लिया E, जैसे मोलर वेट हम M लेते हैं, इक्विवेलेंट वेट क्या लेते हैं E, तो 96500 से तो E बनता है। सोचो ये मैंने सही कहा या नहीं, 96500 से एक इक्विवेलेंट बनता है, एक इक्विवेलेंट का मास मैंने क्या ले लिया E, सिंबल ले लिया उसका, तो हम कहेंगे भी 96500 से तो E बनता है,
1 से कितना बनेगा, बताओ कितना, डिवाइड 965। तो फिर 1 से तो मुझे पता ही है कितना बनता है, E बाय 965। अगर 1 से इतना बनता है तो Q से कितना बनेगा, यूनिटरी मेथड हो गया है ना। 96500 से बना E, 1 से बना E बाय 96500, Q से बना इंटू Q, फॉर्मूला बन गया आपका। तो इसका फॉर्मूला आ जाता है M इज इक्वल टू जेड क्यू। कर लोगे बेटे। तो क्या है फर्स्ट लॉ, यहां से सीधा मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, चार्ज, मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज पास। जितना चार्ज ज्यादा पास करोगे उतना मास क्या बनता जाएगा, ज्यादा बनता जाएगा। m इज इक्वल टू जेड क्यू, जेड की जगह क्या लिखा जाता है, E बाई 96500। जेड को कभी कह दे भी, जैसे के बी को एक नाम दे दिया एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट, तो कांस्टेंट ही चलो नाम दे दिया उसने एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट। तो हमने कहा ठीक है इसकी वैल्यू ऐसे निकाल लेना, मोलैरिटी 1 ले लेना, जितना डेल्टा डी भी आएगा वो ऐसे ही हमने ये बता दिया भी Q1 ले लेना, जितना Q1 लेके मास आएगा वो क्या हो जाएगा, Z, नाम दे दिया उसने। ठीक है। अब E बाई 96500 अगर यहां भरे हैं तो देखना इसे यूज करने के लिए न्यूमेरिकल में जब यूज करना है फॉर्मूला ये बन जाएगा, मैं मोलर वेट भरना चाहता हूं, E नहीं भरना चाहता। बताओ इक्विवेलेंट वेट और मोलर वेट में n फैक्टर से रिलेशन आ जाएगा बाय n फैक्टर। तो इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट बाय n फैक्टर। जैसे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल डिवाइड n फैक्टर, वैसे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इज इक्वल टू मोलर वेट बाय n फैक्टर। तो यहां भी आपका n फैक्टर काम आने वाला है। ये मैंने E की जगह लिख दिया, नीचे क्या रह गया और 96500, ऊपर आ गया Q। एक फॉर्मूला ये यूज करेंगे न्यूमेरिकल के लिए। हो सकता है क्यू की जरूरत ना पड़े, करंट और टाइम की पड़े। बताओ कोई फिजिक्स में आपने पढ़ा है, करंट और टाइम इसकी जगह लिखना चाहता हूं तो क्या लिखूंगा मैं, m इज इक्वल टू मोलर वेट डिवाइड n फैक्टर इंटू आई इंटू टी डिवाइड 965। ठीक है। तो इससे हम किसी का भी मास निकाल लेंगे। m इज मोलर वेट, n फैक्टर, करंट टाइम कितना है डिवाइड दिस। वो अब स्टेटमेंट इतना तो हम समझ लेंगे भी, चार्ज दिया Q जब करंट और टाइम दिया है ना, करंट होगा एम्पियर में, टाइम सेकंड में लेना है, मिनट या आवर्स में नहीं लेना, सेकंड बना के ले। हो जाएगा बेटा। जैसे मान लो सोडियम बना तो यहाँ बताओ मुझे सिर्फ एम और ये बता दो, ये तो तुम्हें आई और टी तो मैं ही दूंगा, इसमें तो तुम्हें कुछ करना ही नहीं, मुझे तुम एम और एन बताना अभी। मान लो तुम्हें सोडियम का न्यूमेरिकल आता है, सोडियम बना तो एम और एन फैक्टर कितना भरोगे, 23 बाई वैलेंसी 1। मान लो वहां कहता है स्टेटमेंट में मैग्नीशियम बना है तो मोलर वेट 24, एन फैक्टर 2 भरेंगे। मान लो कहता है एल्यूमिनियम बना, एल्यूमिनियम का 27 होता है, 27 बाय वैलेंसी 3 भरेंगे। मान लो कहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड बना है, कितने ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड बना है, ऐसा क्वेश्चन आता है। सल्फ्यूरिक एसिड बना तो सल्फ्यूरिक एसिड का वेट होता है 98 डिवाइड 2। मान लो कहते हैं फास्फोरिक एसिड बना तो फास्फोरिक एसिड का मोलर वेट होता है 98। तुम सिर्फ एन फैक्टर पे ध्यान दो, कितना भरोगे, एन फैक्टर 3। करंट बताएगा, टाइम बताएगा, आंसर निकालते जाना है ना। तो कुछ भी बने ये ऐसे लिख लेना। ऑक्सीजन के लिए इंपॉर्टेंट बना के लिख लो नीचे, ये तुम गलत करते हो ज्यादातर बच्चे। ऑक्सीजन के लिए 16 और 2 लेना है, मोलर वेट लेना ऑक्सीजन का 16, एन फैक्टर लेना 2, 32 नहीं लेना, क्योंकि ऑक्सीजन वैसे तो गैस है, लेकिन हम वैलेंसी वाला लेंगे। ऑक्सीजन के लिए एटॉमिक वेट लेंगे बेटा, एटॉमिक वेट कितना है 16, और वैलेंसी कितनी लेंगे 2, क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर वेट की तो फिर वैलेंसी नहीं आएगी, फिर हमें एन फैक्टर अलग से निकालना पड़ेगा। तो एक ऑक्सीजन का ध्यान रखना, ऑक्सीजन या क्लोरीन गैस है चाहे, लेकिन इनका एटॉमिक वेट और वैलेंसी लेनी है। जैसे क्लोरीन का एटॉमिक वेट 35.5, वैलेंसी 1, ऐसे लेना है। ठीक है, एटॉमिक वेट बाय वैलेंसी लेनी है। कर लोगे, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं इसका। फॉर्मूला आ गया m इज इक्वल टू
m बाय n फैक्टर डिवाइड 96500 इंटू या तो q है या फिर क्या है करंट और टाइम। पहला करके दो क्वेश्चन, कैलकुलेट मास ऑफ ऑक्सीजन formed by passing 965 ampere for 10 seconds। दूसरा, कैलकुलेट मास ऑफ कॉपर by passing 965 एम्पियर फॉर हाफ एन आवर। हाफ एन आवर के सेकंड बताना, हाफ एन आवर 1 घंटे के होते हैं 3600 सेकंड, तो आधे घंटे के कितने बने 1800। कॉपर का एटॉमिक वेट लिख लो, एटॉमिक वेट कॉपर का 64 ले रहे हैं हम, 63.5 होता है वैसे एग्जैक्ट, दिया जाएगा आपको, नहीं तो हम कितना ले लेंगे 64। दोनों में सीधा सीधा फॉर्मूला लगेगा, कैलकुलेशन सही से करना है बस, ठीक है। ऑक्सीजन वाले में तुम्हें मैंने पहले बता दिया, O2 नहीं सोचना, इसे तुम 16 O2 सोचोगे, एटॉमिक वेट 16 नीचे 2, ठीक है। पहले का .8 के लिए हैंड रेज करना, पहले का .8 आ रहा है सबका, गुड। सेकंड ट्राई करो, जिनका नहीं आ रहा इधर देख लो। मास इज इक्वल टू 16/2 इंटू 96510 डिवाइड 96500, ये कट गया 10, ठीक है बेटा, 0.8 ग्राम आ गया। कर लोगे पहले का, सेकंड के लिए ट्राई 576। सेकंड का ट्राई करो, लिखें कैसे बताना, 64/2 इंटू 965 इंटू 1800 डिवाइड 965, 9 टाइम करना था, ठीक है। कितना कह रहे हो 576 ग्राम आ जाएगा, तो ये सेकंड लॉ है। कर लोगे बेटा, क्लियर है इतना। लास्ट एक थर्ड लॉ पढ़ रहे हैं, थर्ड लॉ देखो, थर्ड लॉ इज सेकंड लॉ, सॉरी, सेकंड लॉ इज, मान लो दो अलग अलग सेल्स में दो मेटल्स लिबरेट हो रही हैं, एक सेल में कॉपर बन रहा है, कोई और सेल चला रखा है, उसमें कोई और मेटल बन रही है, जिंक बन रही है, चलो दो अलग अलग सेल हैं, तो आप दोनों के लिए फर्स्ट लॉ लगाओ, मास जिंक और मास कॉपर का कैसे कैसे निकलेगा। पहले मास जिंक का M1 इज इक्वल टू Z, Z की जगह मैं ये ले लूं E1/96500 Z की जगह इंटू Q1, चेक करो ऐसे लिख सकता हूं या नहीं। ये मैंने कौन सा फॉर्मूला लगाया, M इज इक्वल टू ZQ, Z का क्या फॉर्मूला है E/965, ये एक में आ गया। दूसरे में M2 इज इक्वल टू E2/96500 इंटू Q2 है ना। लेकिन ये जो लॉ है ये कहता है सेम चार्ज है, अगर सेम चार्ज है तो बताओ क्या होगा, रेशो ले लो, सेम चार्ज के लिए क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ये कट गया, ये भी कट गया, क्या फॉर्मूला आ जाता है, मास की रेशो विल बी इक्वल टू इक्वलेंट वेट की रेशो। तो उसी से सारे निकले हैं, कॉन्सेप्ट एक ही है, थोड़ा थोड़ा आपको आसान करके दिए हैं ना। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है अगर सेम चार्ज के लिए बात हो रही है कि
मैं अपने सेल में उतना ही चार्ज पास करूं जितना तुम अपने सेल में कर रहे हो। तुम कोई कॉपर बना रहे हो, मैं कोई जिंक बना रहा हूं, तो हमारे जो मास बनेंगे जिंक और कॉपर के, उनकी रेशो हमेशा फिक्स रहेगी। किसकी रेशो होगी? जो उनके इक्वल वेट की रेशो है। फायदा क्या? फायदा ये कि तुमने बता दिया भी कॉपर मेरा तो 10 ग्राम बना है, तो मैं कॉपी पे निकाल दूंगा कि मेरा सिल्वर कितना बनेगा, क्योंकि ई की मुझे नॉलेज है केमिस्ट्री से, है ना। तो एक का मास अगर पता है, उतने ही चार्ज के लिए दूसरा कोई कितना बनेगा, हम देखो कितना इजी हो गया। एक एक्सपेरिमेंट कर लेंगे भी, इतने टाइम के इतने चार्ज के लिए गोल्ड हमारा इतना बन गया। सेम टाइम के लिए स्विच ऑन करना है, गोल्ड की जगह सिल्वर निकालना है, क्या जरूरत है एक्सपेरिमेंट की? इसी से निकाल दो। सेम टाइम के लिए स्विच ऑन करना है, कॉपर निकालना है, इसी से निकाल दो। एक एक्सपेरिमेंट करके रख लो, दूसरा तीसरा चौथा रेशो से निकालते जाओ, है ना। तो M1/M2 इज इक्वल टू E1/E2 कर लोगे। इंपॉर्टेंट क्या है? फॉर सेम चार्ज, सेम चार्ज के लिए होगा फॉर सेम चार्ज पास्ट रेशो ऑफ वेट्स formed will be equal to किसके? इक्वल टू रेशो ऑफ देयर इक्विवेलेंट वेट्स। इक्विवेलेंट वेट्स फिर से कैसे निकलेंगे? एटॉमिक वेट या मोलर वेट डिवाइड एन फैक्टर। इट मींस जीरोथ लॉ ले लो, फर्स्ट लॉ ले लो, सेकंड ले लो, सभी में जो एक चीज आपने सोचनी है वो सिर्फ एन फैक्टर सही से सोचना है, बाकी तो वो खुद देगा। आई देगा, टी देगा, क्यू देगा, बाकी तो तुम्हारी कैलकुलेशन है। तुम्हें बस एन कर लोगे बेटा, क्लियर है? मल्टीपल में जो चेंजेस कर सकता है, पहला चेंज लिख लो। सेम चार्ज कई बार नहीं करेगा न्यूमेरिकल में, तो आपको दो जगह आइडिया लगाना है भी सेम चार्ज का क्वेश्चन है कहाँ। पहला, कैथोड पे बता दे 10 ग्राम बना है, कैथोड पे कितने ग्राम बनेगा, तो मान के चलो ये सेम चार्ज है, क्योंकि एक ही सेल में एक ही बैटरी लगी है, जितना एनोड में से चार्ज निकल रहा है उतना ही क्या होगा कैथोड में से। ठीक है, तो पहला लिख लो फॉर एनोड एंड कैथोड, एनोड एंड कैथोड चार्ज पास इज ऑलवेज सेम। एनोड एंड कैथोड चार्ज पास कितना है? इज ऑलवेज सेम। फॉर एनोड एंड कैथोड चार्ज पास इज ऑलवेज सेम। और सेकंड, तुम फिजिक्स पढ़ते हो, क्या कुछ ऐसा भी आया था भी दो सेल हैं लेकिन कनेक्टेड इन सीरीज हैं, एक यहाँ सेल चले जा रहा है, एक यहाँ सेल चले जा रहा है, एक में सिल्वर बने जा रहा है, एक में कॉपर बने जा रहा है, बट दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो भी सेम चार्ज होगा। ठीक है, सेल्स फॉर सेल्स कनेक्टेड इन सीरीज, for cells connected in series charge path will be equal to, will be same, charge path will be same. For cells connected in series charge path will be same, charge path क्या होगा? सेम ही होगा। For cells connected in series charge path will be same। कर लोगे बेटा? क्लियर है? जीरोथ लॉ, क्या क्या फॉर्मूले आ गए जीरोथ लॉ के लिए? पहला, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स कितने बनेंगे? नंबर ऑफ फेराडे। अगर मोल्स बनाने हैं तो बताओ कैसे बना दें? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स डिवाइड एन फैक्टर, डिवाइड एन फैक्टर। तीसरा, अगर नॉर्मेलिटी निकालनी है कैसे? नंबर ऑफ फेराडे डिवाइड वॉल्यूम इनटू 1000। ठीक है, पहला हो गया। सेकंड, फर्स्ट लॉ जो हमने यूज करना है, सिर्फ वो फॉर्मूला बताओ, क्या पढ़ा हमने? M इज इक्वल टू एटॉमिक वेट या मॉलिक्यूलर वेट बाय एन फैक्टर इनटू करंट इनटू टाइम डिवाइड 96500। हाँ, इसकी जगह क्यू भी आ सकता है। ठीक है। तीसरा, सेकंड लॉ, सेकंड लॉ क्या पढ़ा है? M1/M2 इज इक्वल टू E1/,
सभी में मेन यूज हो रहा है एन फैक्टर। एन फैक्टर आपको आना चाहिए, एसिड का बेस का हमने आते ही कर लोगे। अब फिर क्वेश्चन भी कर लें इसके, ट्राई करते हैं। देखो लिखो क्वेश्चन लिखो, पहला क्वेश्चन है, तुम देखना कौन सा फॉर्मूला लगेगा, अपने आप करना है। ऑन पासिंग सेम चार्ज, on passing same charge 10 gram silver is obtained, calculate weight of oxygen obtained. Second, find out weight of sulfuric acid formed on passing 965 ampere for 20 seconds through 2 molar 1000 ml copper sulfate. Third, find out number of moles of aluminium formed by passing 18 Faraday. जरा दिमाग चलाओ, दिमाग चलाओगे कौन कौन सा फॉर्मूला लगना चाहिए, अपना अपना चलाओ, लेकिन कोशिश करो अपना अपना चलाओ, दूसरे का ना चलाओ। पहले के लिए हैंड रेज करो, कौन सा लॉ लगेगा, 0 फर्स्ट सेकंड m1 बाय m2 E1 बाय E2, m सिल्वर बाय m ऑक्सीजन, ऐसे लिख दूं मैं, m E सिल्वर बाय E ऑक्सीजन। सिल्वर का वेट लिख लो बेटा, एटॉमिक वेट सिल्वर का 108 लेना है सिल्वर का, ऑक्सीजन का तो तुम्हें पता 16 लेना है, एटॉमिक वेट ऑक्सीजन का तो पता होगा 16, सिल्वर का लिख लो कितना है 108। इक्वल वेट निकालने पड़ेंगे एटॉमिक वेट डिवाइड वैलेंसी करके। सिल्वर के लिए वैलेंसी कौन बता सकता है मुझे, 1, क्योंकि सिल्वर नाइट्रेट में सोचो सिल्वर क्या होता है 1 पॉजिटिव, तो लिखो सिल्वर का वैलेंसी कितना लेना है 1। इट मींस केमिस्ट्री भी है बीच में, ऐसा नहीं कि मैथ ही करना है तुम्हें। सिल्वर की वैलेंसी, कॉपर की वैलेंसी, ऑक्सीजन की वैलेंसी, सारा रोल वही है, केमिस्ट्री है सारी, है ना। ऑक्सीजन की वैलेंसी
टू, एटॉमिक वेट 16। तो ये वाली साइड मुझे बताओ, ई सिल्वर की जगह कितना भरोगे? देखो 108। ई ऑक्सीजन की जगह कितना भरे? अकेला 8, 16/2 है ना, तो यहां भरो 108, यहां भरो 8। चेक करो सही है। एक मास पता, दूसरा मास तुम निकालो, ठीक है। डन। तीनों तीनों के आंसर बता। सेकंड का 0.49 ग्राम, थर्ड का 6 मोल। हाँ, 9.8। कर लो बेटा। सेकंड का आंसर चेक करना, क्या 9.8 आ रहा है? नहीं आ रहा तो दोबारा चेक करो क्यों नहीं आ रहा। थर्ड में 6 मोल आ रहा है। पहले का भी बताओ। पहले का, फर्स्ट का कितना है? समझा यशिका? 20/27। इतना लिख दें, 20/27। चेक करो। करें बेटा सब। पहला बताओ। पहला आ गया m सिल्वर बाय m ऑक्सीजन 108/8। क्या दिया हुआ बताओ? सिल्वर दे रखा है कितना? 10। आंसर निकाल, ठीक है। 80/108 आ गया। क्लियर। सेकंड, कौन सा लॉ लगा? फर्स्ट लॉ, m इज इक्वल टू m/n फैक्टर इंटू करंट इंटू टाइम बाय 965। सल्फ्यूरिक एसिड है, बताओ n, m कितना भरेंगे? 98। n कितना भरेंगे? 2। करंट 965, टाइम 20 डिवाइड 960। 9.8 ग्राम आ रहा है। कर लोगे? ठीक है। थर्ड, कितने फिर आठ कितने हैं? 18 मीन्स इक्विवेलेंट भी कितने आ गए? 18। लेकिन मोल्स कैसे बनते हैं? 18 डिवाइड वैलेंसी एन रख सकते हैं। कितने आ गए? चेक करो, हो जाएगा। 18 फिर 18 इक्विवेलेंट, लेकिन मोल कैसे बनेंगे? डिवाइड। कर लोगे बेटा? यहां तक क्लियर है? लास्ट एक इसमें पढ़ना है हमने, कैलकुलेशन ऑफ थिकनेस ऑफ लेयर डिपॉजिटेड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोप्लेटिंग। मान लो कोई रेक्टेंगुलर प्लेट है, इसके ऊपर हम गोल्ड की थिकनेस चढ़ा रहे हैं आयरन के ऊपर, लेकिन गोल्ड की कितनी थिक लेयर चढ़ानी है वो भी हम कंट्रोल कर सकते हैं टाइम के साथ। कैसे? थिकनेस ऑफ लेयर, इसके ऊपर गोल्ड का कोई भी मेटल चढ़ा रहे हैं, उसकी थिकनेस पता करनी है। वो कैसे लगेगा? फॉर्मूला, मास वाला फॉर्मूला चाहिए होगा। मास इज इक्वल टू ZIT। पढ़ा है हमने कहीं? कौन सा लॉ है ये? जेड समझ आ रहा है ना? जेड आप भर लोगे EY9658। मैं फॉर्मूले के लिए जेड लिख रहा हूँ एक बार, है ना। लेकिन मुझे थिकनेस चाहिए बेटा।
तो इसके ऊपर जितना भी मास चल रहा है, गोल्ड का जो सिल्वर का जितना भी मास चल रहा है, वो मास डेंसिटी और वॉल्यूम से निकल सकता है। कैसे? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू, हो जाएगा कि नहीं? तो मास की जगह काट के क्या लिखेंगे? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। थिकनेस आएगा वर्ड ऑफ थिकनेस, कैसे आएगा बताओ? कहीं वॉल्यूम में थिकनेस आ सकता है? एरिया इंटू थिकनेस। इसके ऊपर कुछ एरिया इसका ले लो, कुछ सेंटीमीटर थिक हमें लेयर चढ़ानी है, तो इसके ऊपर जितना भी वॉल्यूम चढ़ेगा वो किसके इक्वल होगा? उसका एरिया कितना है? सरफेस एरिया इंटू थिकनेस, ये हो जाएगा वॉल्यूम। तो वॉल्यूम की जगह क्या कर सकते हैं? एरिया इंटू थिकनेस इज इक्वल टू जेड। ठीक है, तो फिर से देख लो, मास की जगह रखा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, मास की जगह क्या है? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम की जगह एरिया इंटू थिकनेस, एरिया इंटू थिकनेस। इसमें से कुछ भी पूछा जाए, चाहे थिकनेस पूछी जाए या फिर थिकनेस दे दे, आपको कहेगा भी कितना, इतना करंट में कितने टाइम के लिए चलाऊं, इतना करंट में कितने टाइम के लिए चलाऊं। तो जो ये मेरा आर्टिकल है, इसके ऊपर 1 सेंटीमीटर थिक सिल्वर की लेयर चढ़ जाए, 2 सेंटीमीटर थिक सिल्वर की लेयर चढ़ जाए, तो हमने कल किया था यूनिफॉर्म लेयर बनाते हैं हम, उसके लिए क्या लिया था? कॉम्प्लेक्स। यूनिफॉर्म लेयर में ये फायदा हो जाएगा कि थिकनेस हम निकाल कर लोगे बेटा, ठीक है? दिखाना ये, लिखो, इसका क्वेश्चन करके देखते हैं थिकनेस का। फाइंड आउट थिकनेस, फाइंड आउट थिकनेस ऑफ लेयर, फाइंड आउट thickness of layer of silver deposited on article 10 into 8 centimeter by passing 960 10.8 into 2 centimeter by passing 965 ampere for half an hour। मैंने कैलकुलेशन इजी करके दिया, चेक कर लो। सिल्वर का एटॉमिक वेट दिया हुआ है, मुझे लगता है सिंपल आ जाएगा। 10.8 इंटू 2 सेंटीमीटर, उसके एरिया दे दिया कितना? 10.8 इंटू 2 एरिया, हो सकता है एक लेंथ हो 10.8, 2 क्या हो? ब्रेथ हो। तो मैंने सीधा जब ऐसे लिखता हूँ a इंटू बी, तो ये क्या होता है? एरिया होता है। ठीक है, तो एरिया आपको दिया हुआ है, तो अब यहाँ पे सीधी वैल्यूज भरो, ये वाले फॉर्मूले में डेंसिटी लिख लो, 10 है बेटा, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, डेंसिटी 10 है। मिल गया शीट सबको? नहीं हो रहा सिंपल कैलकुलेशन? 9 सेंटीमीटर, 10 इंटू एरिया, 10.8 इंटू 2, ठीक है, एरिया आ गया, इंटू थिकनेस, ई कितना भरेंगे? 1080 आ जाएगा, ई डिवाइड 965। जेड देख लो, अकेला जेड भी पूछा जाएगा मल्टीपल में, जेड कितना है? तो ई बाय 96500, सोडियम का जेड
23/965। सिल्वर का 108, क्योंकि 108 ही इसकी वैलेंसी 1 है, इनटू करंट 965, टाइम कितना है 1800। इसे सॉल्व करके तुम कह रहे हो आंसर कितना आ रहा है 9 सेंटीमीटर। 9 हो जाएगा बेटा, ये भी क्लियर है, ये समझ आ गया। 3 फॉर्मूले हो गए हमारे, जीरो थोड़ा फर्स्ट, सेकंड और एक ये थिकनेस हो गई। क्लियर है। एक लास्ट एक छोटी सी चीज और रह गई, लास्ट लिख लो, एक न्यूमेरिकल में जरूरत पड़ेगी, करंट एफिशिएंसी। करंट एफिशिएंसी का क्या रोल होगा। मान लो कोई ऐसे दे दिया 965 एम्पियर फॉर 100 सेकेंड पास कर रहे हैं, लेकिन साथ में दे दिया करंट एफिशिएंसी इज 50%। अगर करंट एफिशिएंसी 50% है, इसका मतलब करंट पास कितना हो रहा है, यूज कितना हो रहा है 50%। जितना भी तुम पास कर रहे हो उसमें से यूज कितना हो रहा है 50%। तो बस इतना ध्यान देना भी, जो भी आपको पूछा था मास जितना भी आप निकाल दोगे, एक्चुअल में उसका 50% ही बनेगा, क्योंकि करंट एफिशिएंसी कितनी है 50%। इसका मतलब है कि जितना करंट तुम पास कर रहे हो 50% तुम्हारा वेस्ट जा रहा है, क्योंकि तुम फिजिक्स पढ़ते हो, रेजिस्टेंस है और चीजें हैं, है ना, कुछ परसेंट वेस्ट चला जाता है। तो बस एक काम करना है भी, अगर न्यूमेरिकल में कहीं लिखा हो लास्ट पे 50% एफिशिएंसी, तो तुम पहले सारा क्वेश्चन वही जो हमने किया निकाल दो। लास्ट पे भूल गए थे 50%, कोई बात नहीं, दोबारा अंडरलाइन करो कि 50% दिया है, जो भी तुम्हारा प्रोडक्ट आ गया उसे क्या कर दो 50%। ठीक है, तो हमारा जो जो भी आंसर आएगा लास्ट पे अगर ये दिया हो करंट एफिशिएंसी, तो हम कहेंगे जो भी आंसर आ रहा है, जितना भी आंसर आ रहा है ना, मास आ रहा है, मान लो मास प्रोड्यूस्ड, जो एक्चुअल होगा वो कितना होगा, जितनी करंट एफिशिएंसी है डिवाइड 100 इंटू तुमने जो कैलकुलेट किया है। तो कुछ न्यूमेरिकल में सारा करना सेम ही है, लास्ट पे एक चीज आ जाएगी, लास्ट पे लिखा रहता है 80% थी एफिशिएंसी, भूल के बतानी, 70% थी एफिशिएंसी, भूल गए थे बतानी। तो कोई बात नहीं, जितना भी तुमने प्रोडक्ट निकाला है हम कहेंगे भी ठीक है, उसका कितने परसेंट बनेगा 80% या 70%। तो जो भी तुमने आंसर निकाला है बेटा, है ना, उसको बस लास्ट पे क्या कर देना है, कर लोगे। या फिर एक हो सकता है भी तुमसे कैलकुलेशन आ रही करंट एफिशिएंसी की, तुम्हें कह दे भी करंट एफिशिएंसी कितनी है, फिर कैसे बताओगे, फिर तुमने जो निकालना है कैलकुलेटर तुमने निकाला है वो खुद दे देगा भी, एक्सपेरिमेंटल तो इतना आ नहीं रहा, एक्सपेरिमेंटल तो कम आ रहा है, तो तुम कहोगे ठीक है तुम्हारी एफिशिएंसी जो है वो कम है। मान लो मैंने तो अभी जैसे किया, मैंने तो सिल्वर निकाला भी 108 ग्राम बनना चाहिए मेरे हिसाब से एक फराडे से, लेकिन जब प्रैक्टिकली किया एक्सपेरिमेंटल तो बना सारा 90 ग्राम या 80 ग्राम। इसका मतलब हम समझ लेंगे भी करंट एफिशिएंसी 100% नहीं चल रही, जो ऑपरेटर्स आपका उसमें कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस है, कुछ और चीजें हैं, लॉस हो रहा है करंट का। तो हम कहेंगे ठीक है करंट एफिशिएंसी कितनी का इस ऑपरेटर्स की कैलिब्रेट कर लेंगे भी, हमारा तो 108 बनना चाहिए, मैक्सिमम बना कितना है 90, तो 90/100 8 इंटू 100 करंट एफिशिएंसी निकाल ली भी जा सकती है। निकाल ली है फिर ये आपको गिवन होएगी, वही वैल्यू जो आपको निकालनी है वो एक वैल्यू आपको गिवन भी होएगी, वो खुद दे देगा भी कॉपर का मास इतना, करंट इतने टाइम के लिए पास करने से कॉपर 10 ग्राम बना है, एक तुम निकालोगे वो ज्यादा बनेगा, हम कहेंगे बनना तो 15 चाहिए था, कम क्यों बन रहा है, 10 ग्राम ही क्यों बन रहा है। इट मीन तुम्हारा ऑपरेटर जो है उसमें कहीं ना कहीं करंट वेस्ट जा रहा है, एफिशिएंसी 100% नहीं आ रही, वो कितनी करंट एफिशिएंसी हम उसे कैलिब्रेट कर लें, है ना। तो दो तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं, या तो करंट एफिशिएंसी गिवन है, फिर तो सिंपल है, जितना प्रोडक्ट आया लास्ट पे उसे उससे सॉल्व कर लो। दूसरा, करंट एफिशिएंसी ही हमें निकालनी है ऑपरेटर्स की, तो उसके लिए एक तो मैं वैल्यू निकालूंगा, एक दी जाएगी,
याद रखो, दो वैल्यूज आ गई, कभी ऊपर नीचे वाला भूल ले तो आपको पता भी परसेंटेज निकालनी है ना। कम वाला ऊपर रहेगा, ज्यादा वाला क्या रहेगा, नीचे। 100 से ज्यादा तो आ नहीं सकती, तो कम वाला ऊपर, ज्यादा वाला नीचे, आंसर आ जाएगा। तो एक आधा क्वेश्चन करंट एफिशिएंसी का, ठीक है। शीट देखो आपकी, इसमें से एक दो क्वेश्चन मुझे करके दे दो। कौन से करें, मल्टीपल का सब्जेक्टिव पहले? मल्टीपल, मल्टीपल देखो, मल्टीपल पढ़ो। फर्स्ट पढ़ो, ऑल्टरनेट यहां कर रहे हैं, बाकी घर से करना। फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ, सेवंथ, चार करो पहले। फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ, सेवंथ। संकेत बता रहा है बेटा, फर्स्ट कैसे होगा संकेत? तो बताएगा उसका, फिर बताने दे उसको। NaCl, एनोड पे क्या जाएगा बताओ, बहुत ही सिंपल है, बता। क्लोराइड नेगेटिव। अनाइन जाते हैं एनोड पे, केटाइन जाते हैं कैथोड पे, तो Cl नेगेटिव। चेक करो, आंसर हो गया, ए आ गया। थर्ड पढ़ो, सोडियम सल्फेट में देखो क्या क्या बनेगा। सोडियम और H है, सल्फेट और OH है, चेक करो क्या क्या बनेगा। सोडियम और H में से हाइड्रोजन, सल्फेट और OH में से ऑक्सीजन। देखो आंसर कहीं हाइड्रोजन ऑक्सीजन लिखा है? हाँ, तो थर्ड हो गया। फिफ्थ पढ़ो, फिफ्थ हो जाएगा। फिफ्थ भी हो गया अभी हमारा। सेवन देख लो,